लास्ट ऑलमोस्ट 20 ईयर्स में मैंने टोटल जो है 3 कार ओन करी हैं। सबसे पहले थी मेरी जेन जो कि पेट्रोल कार थी, देन थी मेरी स्विफ्ट जो कि मारुति की वीडीआई जो डीजल कार थी, दोनों ही मैनुअल थी और दोनों कार्स को मैंने ऑलमोस्ट 3-3.25 लाख किलोमीटर के आसपास ड्राइव किया। देन उसके बाद मैंने अपनी पहली ऑटोमेटिक कार ली जो कि थी डीजल टॉप मॉडल वेंटो डीएसजी। अब इस कार को ऑलमोस्ट 1 लाख किलोमीटर चलाने के बाद में मैं इस कार को जो है सेल करने वाला हूँ। तो रीज़न क्या है? सबसे पहले तो अब बहुत लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि भाई ये कार जो है अभी डिसकंटिन्यू हो चुकी है, तो इस ब्लॉग का, इस वीडियो का पर्पस क्या है, ये किन किन लोगों के लिए है? देखो, सबसे पहले तो उन लोगों के लिए है जो लोग एक मैनुअल कार राइड करते हैं और उसके बाद जो है ऑटोमेटिक में जो है स्विच करना चाहते हैं, जो लोग जापानीज़ कार को छोड़ के जो है एक यूरोपियन कार में आना चाहते हैं। यूरोपियन कार में जो है आपको कितना एक्स्ट्रा जो है खर्चा होता है, खर्चा बियर करना पड़ता है। डीएसजी गियर बॉक्स जो कि सबसे मतलब वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है कार्स में, जो कि आपको स्कोडा में या फिर आपके जो फॉक्सवैगन की कार है उनमें मिलता है, उसका कितना एक्सपेंस होता है, कैसा वो परफॉर्म करता है, टॉर्क कन्वर्टर से उसका जो एक्सपीरियंस है वो कितना डिफरेंट है। और हाँ, अब ये कार नहीं आ रही है, लेकिन इसी सेगमेंट की जो सेडान कार्स हैं, स्लाविया होगी या वर्टस होगी, वो दोनों अभी आ रही हैं। तो अगर आप उन दोनों कार को कंसिडर कर रहे हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो सबसे पहले अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू दोस्तों। आई थिंक मैं अपने चैनल पे पहली बार जो है किसी कार का जो है एक रिव्यू बना रहा हूँ, अपनी कार का। तो शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले बात करते हैं कि मैं जापानीज़ कार के बाद में एक ऑटोमेटिक कार के लेने के लिए मैं यूरोपियन ब्रांड में क्यों आया, क्या रीज़न था। एज आई सेड, मैं जेन ऑन कर चुका हूँ, मैं स्विफ्ट की जो वीडीआई है डीजल गाड़ी जो है वो ऑन कर चुका हूँ। और जब मेरे पास इससे पहले स्विफ्ट थी तो मेरी जो रनिंग है वो डेली की जो है काफ़ी इंक्रीज़ हो गई थी। मैं ऑफिस के लिए डेली ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर जो है राइड करता था टू एंड फ्रो। तो महीने की ऑलमोस्ट 1800 से 2000 किलोमीटर मैं कार चलाता था, तो मुझे डिस्कम्फर्ट होता था और दिल्ली का ट्रैफिक तो आप जानते ही हो। देन आई डिसाइडेड कि मुझे एक ऑटोमेटिक कार लेनी चाहिए। फर्स्ट कार जो मैंने चलाई थी ऑटोमेटिक वो थी होंडा सिटी जो कि सीवीटी आती है। मुझे काफ़ी अच्छी लगी कार, वो बहुत बढ़िया कार थी। देन उसके बाद मैंने राइड करी हुंडई की क्रेटा जो कि डिफरेंट सेगमेंट की थी। एक आपकी हो गई सेडान हो गई, आपकी एक हो गई एसयूवी हो गई। दोनों कार को मैंने मल्टीपल टाइम राइड किया, मुझे क्रेटा जो है ज़्यादा अच्छी लग रही थी। देन उसके बाद में बाई चांस मैं पोलो देखने गया और मैंने पेट्रोल डीजल जो है मैंने दोनों टेस्ट ड्राइव करी। डीएसजी उस टाइम पे टॉर्क कन्वर्टर जो अभी आता है वो नहीं आता था। और उसके बाद जब मैंने कार राइड करी तो मेरा माइंड एकदम क्लियर हो गया कि भाई मुझे डीएसजी ही लेनी है, वेंटो ही लेनी है। मतलब इस गियर बॉक्स की जो परफॉर्मेंस थी बाकी होंडा से या फिर हुंडई के जो आता है ऑटोमेटिक उससे बेटर थी उस टाइम पे एटलीस्ट। देन क्वेश्चन ये था कि मैं पेट्रोल लूँ या फिर डीजल लूँ। अब मेरी रनिंग जो है डेली की मतलब ज़्यादा थी तो मंथली भी ज़्यादा थी, तो ये एस्टिमेट था कि मैं एक साल में एटलीस्ट 22 से 25 हज़ार जो है किलोमीटर कार चलाऊंगा। तो मेरे लिए डीजल जो है ज़्यादा प्रैक्टिकल है। उस टाइम पे दिल्ली में रूल था कि 10 साल बाद जो है आपको गाड़ी जो है आप दिल्ली में जो है राइड नहीं कर सकते हो, ड्राइव नहीं कर सकते हो। बट ये था कि मैं 10 साल में उतनी चला लूँगा। तो खैर मैंने ये गाड़ी परचेज़ करी और इनिशियल ऑलमोस्ट 5 साल में मैंने इस गाड़ी को रफली आई थिंक 80,000 किलोमीटर के आसपास जो है ड्राइव कर लिया था। यस, इतना मैंने कर लिया था। 78 to 80,000 के आसपास जो है मैंने कर लिया था। एंड उसके बाद जो है मेरी ड्राइविंग जो है चेंज हो गई। मैं जो है मेरा ऑफिस का जो है काम जो चेंज हो गया। मुझे डेली जो है गाड़ी पे कमिट नहीं करना होता था। इनफैक्ट कि लास्ट 4-5 साल से आप मुझे देख रहे होगे मैं बाइक जो है ज़्यादा चला रहा हूँ। आज की डेट में जो अगर मुझे छोटे मोटे काम करने होते हैं मैं अपनी बाइक में कर लेता हूँ, मेरा वो कम्फर्ट बन चुका है। तो अब मेरी रनिंग जो है बहुत कम हो गई है। तो अभी मेरी गाड़ी चली है 1,05,000। और अब क्वेश्चन ये कि सेल क्यों करनी पड़ रही है? एज ए सेड 10 साल हो चुके हैं, शायद मैंने बताया नहीं है, तो 10 साल होने वाले हैं इस गाड़ी को मेरी। और अब जो है दिल्ली में मैं ये गाड़ी जो है ड्राइव नहीं कर सकता। तो यार अब बात करते हैं कि 2 जापानीज़ ब्रांड की कार यूज़ करने के बाद में जब मैं एक यूरोपियन ब्रांड की तरफ आया तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, जो ट्रांजिशन था वो कैसा रहा। देखो, जेन एक छोटी गाड़ी थी, स्विफ्ट भी जो है एक छोटी गाड़ी थी। साइज़ वाइज बात कर रहा हूँ मैं, इंजन कैपेसिटी वाइज भी बात कर रहा हूँ कंपेयर टू वेंटो। और उनको चलाने में ना बहुत मज़ा आता था। मतलब वो बहुत पेपी इंजन था उनका, बहुत ही फ़न वाली फीलिंग आती थी स्पेशली सिटी में। स्टीयरिंग जो है काफ़ी लाइट था कंपेयर टू दैट। जब मैं इस गाड़ी में आया, एक तो ये गाड़ी लंबी थी, ठीक है, मैं यूज्ड टू था नहीं एक सेडान को जो है ड्राइव करने का। सेकेंडली जो इसका स्टीयरिंग है ना उसमें वेट है, आपको वेट फील होता है। उसका पर्पस है ऑफ कोर्स हाईवे पे जो है आपको अच्छी खासी जो है स्टेबिलिटी मिलती है। तो इनिशियली तो मुझे थोड़ा टाइम लगा इसके साथ में यूज्ड टू होने में, या फिर बोलो कि उस लेवल पे एंजॉय करने में जितना मैं एक स्विफ्ट वीडीआई में एंजॉय करता था। बट आई थिंक विद इन 10-15 डेज जब मैं इस गाड़ी के साथ में यूज्ड टू हो गया, आई यूज्ड टू एंजॉय दिस कार। फिर मेरा ना इसके बाद में स्विफ्ट को चलाने का बिल्कुल मन नहीं करता था।
उसके बाद मैं स्विफ्ट वीडीआई जो है मैंने 3 साल रखी, मतलब 3 साल मेरे पास वो भी थी और ये भी गाड़ी भी थी। मैं तब निकालता था जबकि ठीक है मुझे आसपास थोड़ा बहुत जो है लोकल जाना है जहाँ ट्रैफिक का इशू है कि भाई नई गाड़ी है कहीं लग ना जाए। तो उसके बाद जो है मेरा कंफर्ट इसमें काफ़ी बन गया था। अब ऑन रोड परफॉर्मेंस की बात हो रही है तो हम बात करते हैं कि इस कार ने डिफरेंट टरेन में जो है कैसे परफॉर्म किया। सिटी में एज आई सेड इनिशियली जो है मुझे थोड़ी सा जो है यूज टू होने में टाइम लगा। उसके बाद आई वॉज एंजॉइंग दिस कार इन सिटी ड्राइव। इस कार को जब मैं हाईवे पे लेके गया तो यार ये कार जो हाईवे पे परफॉर्म करती है ना, इसकी जो हैंडलिंग है, जो ड्राइविंग डायनेमिक्स है, वो कमाल के है। आई एम श्योर कि यार इस सेगमेंट की जो भी सेडान थी उस टाइम पे, चाहे वो सिटी हो या फिर आपकी वर्ना हो, इसके आगे जो है कम है। मैं बात कर रहा हूँ हैंडलिंग की। सस्पेंशन वाइज, कंफर्ट वाइज आई फील कि जो सिटी थी या फिर वर्ना थी वो बेटर थी। बट अगर आपको गाड़ी चलाने का शौक है ना, तो इस कार की जो ड्राइविंग डायनेमिक्स है, जो हैंडलिंग है, वो आप जो है मतलब बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। इस कार को इनिशियली जब मैंने लिया था तो 1 साल बाद मैं इसको टच मतलब चेक करने के लिए मैं इसको उस टाइम पे 160 170 लेके गया था और आई थिंक वो फर्स्ट एंड लास्ट टाइम था। उसके बाद मैं उस स्पीड पे कभी इस कार को जो है लेके नहीं गया। और उस स्पीड पे भी ये जो कार है इतनी ज़्यादा स्टेबल चलती है ना, इतना आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। हैंडलिंग में तो इस कार को इस सेगमेंट की कोई कार जो है बीट नहीं कर सकती। अगर आप इस कार पे हाईवे पे एक दिन में 700 या 800 या फिर मे बी 1000 किलोमीटर राइड करते हो ना, तब भी आप कंफर्टेबल रहोगे, आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। दिस कार फील सो फन टू राइड। मैं बार बार राइड बोल रहा हूँ ड्राइव की जगह पे बाइक याद आता है मुझे। एनीवे, तो इस कार की जो परफॉर्मेंस थी हाईवे पे वो कमाल की थी। अब बात करते हैं माउंटेन ड्राइव की। मुझे पहाड़ों पे जो है बाइक हो या फिर कार हो, मुझे चलाने में बहुत मज़ा आता है। इस कार पे मैंने पहाड़ों के छोटे बड़े ज़्यादा तो नहीं तो मैंने ऑलमोस्ट आई थिंक 15 ट्रिप किए होंगे। मनाली इस कार को जो है मैं एटलीस्ट आई थिंक 6 या 7 बार जो है लेके जा चुका हूँ। एंड इस कार में विद ऑटोमेटिक गियर बॉक्स आपको पहाड़ों में कोई दिक्कत नहीं आती है। मतलब मुझे ऐसे कभी फील नहीं हुआ कि ऑटोमेटिक में जो है दिक्कत आ रही है। मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं जिनमें कुछ लोगों ने बोला है कि अगर आपके पास ऑटोमेटिक है, कम पावर की कार है, तो उसमें आपको पहाड़ों में ज़्यादा स्टीप इंक्लाइन में जो है थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। तो आपको ऑटोमेटिक से हटा के ड्राइव मोड जो होता है इस पर, उसमें करके चलानी होती है। वो भी कोई हैसल नहीं है, बट मुझे एज सच इसमें कोई दिक्कत आई नहीं है। पावर की बात करें, मैंने बताया नहीं आपको, इसमें आपको 1.5 1500 सीसी का जो है आपको इंजन मिलता है। 103 पीएस के आसपास पावर इसमें मिलती है आपको और 250 एनएम को टॉर्क मिलता है। तो टॉर्क जो है बहुत कमाल का है। मैंने इस गाड़ी के साथ में ना 4 बंदों को बिठाकर, मतलब 3 बंदों को बिठाकर, टोटल मुझे मिला के 4 बंदे, हमने जो है मनाली से आगे लाहौल, रोहतांग पास वहाँ तक किया है, कोई इशू नहीं आता। तो टॉर्क जो है वो बहुत मैटर करता है पावर के साथ में। अब इस गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 163 के आसपास है। लेकिन जहाँ तक मैं गया हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा हार्डकोर जो ऑफ रोड रूट है वहाँ तक नहीं गया हूँ। तो उसमें छोटे मोटे ऑफ रोड रूट में आपको कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से निकल जाती है। मतलब मेरी गाड़ी लगी तो होगी, जैसे आप बहुत ज़्यादा जो है गड्ढे से निकाल रहे हो तो थोड़ी स्पीड से निकाल रहे हो, आपको अंदाज़ा नहीं हुआ तो लग जाती है। बट एज सच ऐसे टेरेन में मुझे कोई दिक्कत हुई नहीं है। अच्छी बात यह है कि आज की डेट में जो फॉक्सवैगन या फिर स्कोडा की जो गाड़ी आ रही है, जो सेडान आ रही है, उसमें आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है वो मिलती है 180 के आसपास। तो काफ़ी इंप्रूव किया है। उन कार्स के साथ में तो आप जो है लद्दाख के जो ऑफ रोड रूट हैं जो बचे हैं थोड़े बहुत, उसमें भी जाओगे तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं इस कार के सर्विस एक्सपीरियंस की। देखो, इस कार में जो आपकी सर्विस होती है ना, वो होती है आपकी 15,000 किलोमीटर में या फिर 1 साल में। जो आज की डेट में स्कोडा या फिर जो फॉक्सवैगन की गाड़ियाँ आती हैं उनमें भी आई थिंक यही है कि 1 साल या फिर 15,000 किलोमीटर। उस टाइम पे जो सर्विस कॉस्ट थी वो थी, मैं 2 सर्विस का जो पैक है वो इकट्ठे लेता था, 23,000 के आसपास मुझे पड़ती थी 2 सर्विस की कॉस्ट। उसमें मुझे एडिशनल जो है कुछ 2-3 वॉशिंग फ्री मिलती थी, 2 व्हील बैलेंसिंग एंड अलाइनमेंट जो है मुझे फ्री मिलती थी और 2 ड्राई क्लीन जो है मुझे साथ में फ्री मिलती थी, कॉम्प्लीमेंट्री मिलती थी। बट आज की डेट में जो सर्विस कॉस्ट है, जहाँ तक मुझे मालूम है, आई थिंक 8-9 हज़ार के आसपास है एक सर्विस की कॉस्ट 1 साल में और आफ्टर 15,000 किलोमीटर। कोई मेजर पार्ट मेरा कोई चेंज नहीं हुआ इस गाड़ी में। जो आपकी एक नॉर्मल सर्विस होती है, फर्स्ट सर्विस नॉर्मल होती है, सेकंड नॉर्मल होती है, फिर थर्ड मेजर होती है, ऐसा कुछ होता है। तो अब एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है कितना खर्चा आया, बट अगर मैं रफली बताऊं तो आई थिंक 1,05,000 किलोमीटर चलाने के बाद में जो मेरा खर्चा आया सर्विस में, इसका मेंटेनेंस में, वो आया है 1,20,000 के आसपास। उसके अलावा मैंने जो है इसमें टायर चेंज करवाए थे 80,000 के आसपास। ये टायर जो है ऑलमोस्ट न्यू है इसमें। तो मोटा मोटा जो है यही खर्चा आया। टायर्स की मुझे कॉस्ट जो है ध्यान नहीं है, आई थिंक 5-6 हज़ार के जो है टायर्स थे। तो टोटल लगा लो कि ऑलमोस्ट आई थिंक मे बी लेस देन 1.5 लाख। अब बात करते हैं इसके DSG की, DSG गियर बॉक्स की, जो कि इसका ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, जो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है। अब देखो, DSG की जो नॉर्मल लाइफ है, अगर आप बात करोगे, काफ़ी लोगों ने जो है एक DSG को, न्यू DSG को है 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख भी जो है चलाया है। आपके ड्राइविंग स्टाइल पे जो है काफ़ी डिपेंड करता है।
मैंने जब DSG चलाया था तो मेरी 5 साल में गाड़ी ऑलमोस्ट 80,000 के आसपास चल चुकी थी। तो जब मेरी गाड़ी आई थिंक 78 या फिर 75 के आसपास चली थी, तो जो मैकेनिक था उसने कुछ नोटिस किया कि आपकी गाड़ी में ना हल्का सा लैग आ रहा है ऑटोमेटिक में। तो मैंने कहा मुझे तो लग नहीं रहा। तो उसने बोला आप चेक करो, ध्यान से नोटिस करो। देन मैंने नोटिस किया कि हल्का सा लैग आ गया था आफ्टर ऑलमोस्ट 80,000 किलोमीटर। उसने मुझसे एक चीज़ पूछी कि आप क्या करते हो, आप लाइट पे खड़े होते हो तो ड्राइव पे ही होता है आपका नॉब, आप न्यूट्रल नहीं करते? मैंने कहा हाँ, मैं न्यूट्रल नहीं करता हूँ, मैं खाली ब्रेक दबाता हूँ। तो उसने कहा DSG में आपकी जो क्लच प्लेट है वो हीट होती रहती हैं एज़ पर टेक्नीशियन। तो आपको अगर रुकना है लाइट पे तो आपको उसको न्यूट्रल में करना चाहिए, आपको उसको क्लच को इंगेज नहीं रखना चाहिए। इसलिए जो है आपका जो है हल्का सा जो है डिले आ रहा है। बट वो डिले ऐसा था कि अगर उसको चलाया जाए, मतलब वो ऐसा था कि नोटिसेबल भी नहीं था, तब भी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आती। बट उसने मुझे बोला कि आपके पास एक्सटेंडेड वारंटी है जो कि आपकी ख़त्म होने वाली है, तो आप इसमें चेंज करवा लो। मैंने एक्सटेंडेड वारंटी जो है 5 साल की जो है 5th ईयर की जो है मैंने एडिशनल जो है ली हुई थी कि कोई दिक्कत आ जाए तो ठीक है काम चल जाएगा। तो मैंने इसका वो जो पार्ट है DSG वो ऑलमोस्ट आई थिंक उसकी कॉस्ट थी 80,000 रुपीज़ की कॉस्ट थी उसकी, तो वो मैंने वारंटी में जो है चेंज करवा लिया। बट अगर नहीं भी करवाता तब भी आई थिंक जो है 1.5 लाख 2 लाख तो जो है वो चलता आराम से। तो वो एक मुझे लगता है कि एक मेन जो है मेजर कॉस्ट है। अगर आप एक DSG कार लेते हो, स्कोडा की है या फिर वॉक्सवैगन की है, तो उसको जो है उसकी थोड़ी सी आपको मेंटेनेंस जो है देख के चलना पड़ेगा। अगर आपका ड्राइविंग स्टाइल सॉर्टेड है तो एज ए सेट मेरे दोस्त हैं जिन्होंने जो है 2-2 लाख जो है गाड़ी चलाई है, उनके 2 लाख तक जो है 2 लाख किलोमीटर तक उनके DSG को कुछ भी नहीं हुआ। टॉर्क कन्वर्टर में ऐसा होता है कि जैसे आप खड़े हो, लाइट पे खड़े हो, ठीक है, तो वहाँ पर आप न्यूट्रल चाहे ना करो, आप ड्राइव मोड में हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें कोई क्लच नहीं होता है। टॉर्क कन्वर्टर में ईजी टू मेंटेन होते हैं, टॉर्क कन्वर्टर मोर रिलायबल होते हैं, मोर बजट फ्रेंडली होते हैं। बट ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस वाइज जो है DSG को मैच नहीं कर सकते। ओके जी, चलो मैं आपको दिखाता हूँ नज़दीक से कि 10 साल पुरानी एक यूरोपियन कार जो है, जर्मन कार खासकर वॉक्सवैगन जो है, कैसी दिखती है, क्या कंडीशन है। बाकी देखो काफ़ी हद तक डिपेंड करता है आपकी जो है ड्राइविंग का तरीका कैसा है, आप कितना केयर करते हो। नज़दीक से दिखाऊं तो देखो पेंट क्वालिटी जो है इसकी वैसे ही बहुत बढ़िया पेंट क्वालिटी है, तो फिट एंड फिनिश वैसी लग रही है, जहाँ पर शाइन है प्रॉपरली शाइन है। बट हाँ, कुछ जगह पे जैसे छत पे देखोगे ना तो यहाँ पर जो है हल्की सी फेड हो गई है। उसका रीज़न ये है कि ये गाड़ी जो है मेरी धूप में खड़ी होती है, तो उस चक्कर में लास्ट 5 साल में जो है काफ़ी कम चली है, तो धूप में खड़ी रही तो इसलिए वो फेड हो गया वहाँ से। बट अदरवाइज़ जो है पेंट क्वालिटी जो है बहुत सही है। इनफैक्ट कि अगर मैं बात करूँ इसका जो ये बम्पर है, ये कितनी बार जो है पीछे से गाड़ी ने जो है अच्छे खासा हिट किया है, तब भी जो है कहीं नहीं आते, ना क्रैक हुए ना टूटे हैं। तो इम्पैक्ट से कई बार लगा मुझे कि भाई साहब ये टूट गया या बेंड हो गया, बट कुछ नहीं हुआ, सेम है। फ्रंट का जो बम्पर है ये जो है काफ़ी स्टर्डी है, तो जो बिल्ड क्वालिटी है वो तो बहुत ही बढ़िया, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब आपको लेके चलते हैं अंदर, तो ये देखो इसको बोलते हैं बिल्ड क्वालिटी। और अंदर देखो ये लेदर सीट्स है, ये लेदर सीट है, ये ऐसे ही आई थी इसकी, मैंने कुछ चेंज नहीं किया, बस जो है टाइमली जो है ड्राई क्लीन करवाई है। ये कुछ डैशबोर्ड है इसका, बेसिक है, बहुत ज़्यादा फीचर नहीं है इसमें, बट मेरे जो पर्पज़ का है सब कुछ है। स्टीरियो अभी तक जो है 10 साल से काम कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। मीटर जो है इसमें डिजिटल प्लस एनालॉग है। डीजल की आवाज़ ज़बरदस्त। एंड ये ड्यूल कलर में देखो कितनी बढ़िया क्वालिटी है इसकी यार। इसमें ना एक चीज़ खास है कि अभी तक मुझे इस गाड़ी में कोई रैटलिंग साउंड जो है मुझे अभी तक इसमें आनी शुरू नहीं हुई है। 10 साल के बाद 1,05,000 किलोमीटर कम नहीं होता है। बाकी जो इसके पीछे की सीट्स हैं ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, पूरे सोफ़ा हैं, तो ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। आई थिंक आगे की सीट से पीछे की सीट जो है ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसमें कप होल्डर नहीं है लेकिन आर्म रेस्ट है ये वाला। बाकी सब कुछ दिखा दिया, तो बूट स्पेस भी आपको दिखा देते हैं। तो ये देखो जी, काफ़ी है इसमें बूट स्पेस। और ये देखो, ये मैंने कैंपिंग चेयर रखी हुई है एक, और ये चूल्हा ले गए थे हम अभी लास्ट जो हमने ट्रिप किया था, कैंपिंग की थी हमने बरोत में, उसका 500 लीटर का जो है बूट स्पेस है, मोर देन सफिशेंट है फॉर ए फैमिली। बाकी ये टॉप मॉडल था, इसका मैंने आपको प्राइस शायद नहीं बताया, 14 लाख का ऑन रोड था ये, डीजल और पेट्रोल था उस टाइम पे 13 लाख का। टायर मैंने जो है चेंज करवाए हैं, आई थिंक ये किसके हैं, कौन सी कंपनी के हैं, गुडियर के टायर हैं, कंपनी से लगवाए थे मैंने ये। और जो है अलॉय है इसमें, साथ में आगे जो है फॉग लैम्प मिलते हैं, हेलोजन लैम्प्स है इसके अंदर। सो या दैट्स ऑल, चलते हैं बैक टू मेन वीडियो। अब बात करते हैं कि इस कार को ऑलमोस्ट 10 साल चलाने के बाद में 2026 में किसी को एक सेडान कार फ्रॉम वॉक्सवैगन या फिर स्कोडा की तरफ जो है जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। देखो आज की डेट में सेडान कार्स का उतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है इंडिया में, और मोस्टली लोग जो है प्रेफर करते हैं कि जो थोड़ी सी ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस की जो है गाड़ियाँ हैं, जैसे कि आपकी काइलक होगी, कुशाक होगी, ब्रीजा हो गई,
या आपकी किया की सोनेट हो गई या आपकी ऑफ कोर्स क्रेटा हो गई, इस टाइप की जो है लोग ज़्यादा जो है गाड़ी प्रेफर करते हैं। उसका रीज़न क्लियर है कि वो आपकी ऑल टेरेन जो है गाड़ियाँ होती है, आप उसको जो है कहीं भी जो है लेके जा सकते हो, आपको ग्राउंड क्लियरेंस का जो है सोचना नहीं पड़ता। बट अगर आप मुझसे पूछोगे ना कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि प्योरली आप क्लियर हो, आपको सिटी में राइड करनी है या फिर आपको हाईवे ही राइड करनी है, पहाड़ों में आपको जो है बहुत कम जाना है, अगर जाना है तो बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग नहीं करनी है, तो उस केस में अगर आपको सेडान पसंद है तो आप जा सकते हो, क्योंकि हाईवे पे एक सेडान का कंफर्ट कोई एसयूवी मैच नहीं कर सकती है, पीरियड। मतलब इसके आगे कोई डिस्कशन नहीं है, कोई कुछ भी बोले। इन गाड़ी का जो कंफर्ट है या फिर कोई और गाड़ी है, होंडा सिटी है या फिर जो भी न्यू आ रही है स्लाविया, उनका कंफर्ट जो है एक सेडान गाड़ी जो है मैच नहीं कर सकती। और अच्छी बात यह है कि आज की डेट में जो आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है वो गाड़ियों में वो ज़्यादा मिलती है, तो उससे जो है आप ज़्यादा जो है टेरेन में जहाँ आपको ज़्यादा ऑफ रोडिंग मिलती है, आप वहाँ तक भी जो है जा सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपको फॉक्सवैगन लेनी है या फिर आपको जो है स्कॉडा लेनी है, तो उस केस में आपको टॉर्क कन्वर्टर लेना चाहिए या फिर डीएसजी लेना चाहिए, क्योंकि आपके पास जो है आज की डेट में दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, 1.0 टॉर्क कन्वर्टर और 1.5 डीएसजी। देखो, अगर आप बात करोगे ना परफॉर्मेंस में, तो डीएसजी की परफॉर्मेंस में और टॉर्क कन्वर्टर की परफॉर्मेंस में दोनों में जो है डिफरेंस है, बिल्कुल नोटिसेबल डिफरेंस है। रिसेंटली जो है मैंने अभी जो है काइलैक की कुशाक की जो है टेस्ट ड्राइव ली थी टॉर्क कन्वर्टर की, और उसके बाद जो है लंबी टेस्ट राइड के बाद भी जो है मैं आया, मैंने अपनी कार को जो है चलाया, एंड आई फील की जो ऑटोमेटिक की जो फील है ना, वो इस गाड़ी की, मेरी 10 साल पुरानी गाड़ी की जो है बेटर है कंपेयर टू टॉर्क कन्वर्टर। दैट डजंट मीन कि वो उसमें कोई दिक्कत है, मतलब आप यूज टू हो जाओगे उसमें। बट क्वेश्चन ये है कि अगर आप डीएसजी की तरफ जाना चाहते हो तो आपको क्या बियर करना पड़ेगा। एक तो आपको 1.5 लीटर का जो है इंजन मिलता है आपको उसमें, उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। वहीं जो आप अगर लेते हो टॉर्क कन्वर्टर की गाड़ियाँ, तो वो आपकी जो आती हैं 13 लाख के आसपास जो है स्टार्ट हो जाती हैं, स्लाविया की बात करें तो। और अगर आप डीएसजी लेते हो तो वो पड़ेगी आपको 20 लाख के आसपास, प्लस डीएसजी की मेंटेनेंस ज़्यादा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। सो आई फील कि अगर आप एक सेडान कार की तरफ जाना चाहते हो, स्पेशली स्कॉडा हो गई या फिर फॉक्सवैगन हो गई, तो आप टॉर्क कन्वर्टर की जो कार है वो ले सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, अगर पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, आपको एकदम पीक परफॉर्मेंस चाहिए, तो नो डाउट जो 1.5 वाली है वो बेटर होगी। मैं अपनी बात करूँ कि मैं आज की डेट में एक सेडान कार या फिर स्लाविया या वर्टस जो है कंसिडर करूंगा या नहीं करूंगा। देखो, इसका ना आंसर बड़ा सिंपल है मेरे लिए। अगर तो मुझे 2 कार रखनी होंगी तो देन आई विल गो फॉर सेडान। एक कार में सेडान रखूंगा, एक कार रखूंगा जिसकी थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा हो, क्योंकि आज की डेट में जो मेरी रिक्वायरमेंट है ना, वो ऐसा है कि मुझे सिटी में चलानी है, बट डेली जो है मुझे ऑफिस कम्यूट नहीं करना है। छोटे मोटे काम के लिए जो है रेयरली मैं निकालता हूँ गाड़ी, बट मुझे चाहिए गाड़ी जो कि जिसको मैं हाईवे पे लेके जाऊँ, पहाड़ों पे लेके जाऊँ, मुझे जिसमें ग्राउंड क्लियरेंस जो है अच्छी मिले, मुझे सोचना ना पड़े। तो अगर मुझे सिंगल गाड़ी लेनी है तो मैं एक सेडान जो है आज की डेट में कंसिडर नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट जो है वो चेंज हो चुकी है। लेकिन यार, एक चीज़ जो है ध्यान रखने की है कि आज की डेट में स्कॉडा या फॉक्सवैगन हो, इन दोनों की जो मेंटेनेंस है वो पहले से कम हो चुकी है, बट स्टिल अगर आप कंपेयर करोगे मारुति से, तो उससे थोड़ी सी जो है मेंटेनेंस ज़्यादा है। बट ऑफ कोर्स दीज कार्स आर सो सॉर्टेड, आपको जो है ड्राइविंग जो प्लेजर है ना, जो इन गाड़ियों में मिलेगा, वो बहुत कम जो है इस सेगमेंट की गाड़ियों में मिलता है आपको। बाकी ये जो चीज़ें होती है ना, ये है बहुत सब्जेक्टिव चीज़ें। किसी को जो है ड्राइविंग डायनेमिक्स जो है बेस्ट चाहिए, किसी को कंफर्ट बेस्ट चाहिए, किसी को जो है मेंटेनेंस कम चाहिए, तो वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। सो यार, दैट्स ऑल। आई थिंक मैंने सब कुछ जो है कवर कर लिया, जो मेरे माइंड में जो पॉइंट्स थे मैंने सारे कवर कर लिए हैं, एंड आई फील कि मेरा जो एक्सपीरियंस है आपको जो है थोड़ा बहुत जो है नॉलेज मिलेगी, अगर आप इस सेगमेंट की जो है या फिर इस ब्रांड की जो है गाड़ी का लेने का सोच रहे हो तो। बाकी अब इस चैनल पे जो है बाइक्स के बारे में या कार्स के बारे में जो है दोनों टाइप के वीडियो आते रहेंगे, क्योंकि मैं जो है अपने लिए नेक्स्ट एक कार जो है सर्च करने वाला हूँ। कौन सी लूँगा, ईवी लूँगा, पेट्रोल लूँगा, सीएनजी लूँगा या डीजल लूँगा दोबारा से, वो उसकी कुछ क्लैरिटी नहीं है। स्टे ट्यून्ड, आपको जो है सब कुछ मालूम चलता रहेगा। एंड ये फर्स्ट टाइम मेरा जो है मैं एक कार का रिव्यू बना रहा हूँ, तो कैसा रहा, कैसा लगा आपको, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना यार। अच्छा लगा तो अच्छा बोलना, अगर बुरा लगा तो डिसलाइक भी कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एटलीस्ट फीडबैक मिलना चाहिए। तो ठीक है यार, मिलते हैं। स्टिल आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लेना, एंड टेक केयर, ड्राइव सेफ एंड राइड सेफ।